हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का जो एमआरएस अकाउंटिंग की क्लासेस मैं करवा रही थी, जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, उसमें जो आप लोग की अकाउंटिंग की वैकेंसी आई है उसकी प्रिपरेशन चल रही थी आपकी। तो पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड करी हैं, जिसकी एक प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं उसमें। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा जो आपके आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं या उससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्रीज होती क्या है, क्योंकि एक आपका फ्लो में रहता है। सबसे पहले हम करते हैं जो हमारे डेली के जो वित्तीय लेन देन होते हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, उसको हम एंट्रीज करते हैं, उसको हम लिखते हैं, जो कि हमारा जर्नल हो जाता है। तो उसकी कुछ सब्सिडरी बुक्स भी बनाते हैं जो सहायक बहियां कहलाती हैं। परचेज बुक बनाते हैं, सेल्स बुक है, सेल्स रिटर्न है, इसी तरह की बहुत सी बुक्स बनती हैं, कैश बुक बनती है। उसके बाद हम उसी से रिलेटेड क्या करते हैं, अपना लेजर तैयार करते हैं। लेजर में सबके अलग अलग अकाउंट्स खोलते हैं हम। उसके बाद उससे हम फाइनल अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाने में ये रहता है हमें कि हमें ये अंदाजा लग जाता है या फिर हम ये पता कर लेते हैं उससे, हालांकि 100% वो उस चीज की कंफर्मेशन नहीं देता है कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस तो दोनों साइड सही है, मिल जाते हैं, बराबर हैं, तो आपके अकाउंट सही बने हैं। में कोई आपकी कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो उससे भी नहीं पकड़े जा सकते। इस पर जो अलग से मैंने बनाई थी प्रैक्टिस सेट्स, तो उसमें मैंने इसको अलग से इंक्लूड किया था, सारे एरर्स भी वहाँ पर बताए थे आप लोगों को। लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा उन वीडियोस को। तो ट्रायल बैलेंस में भी कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जिससे कि वो मैच तो कर जाता है, लेकिन जो है टू अकाउंट सही नहीं होते, या कुछ हमारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम बाद में देखते हैं, तो उनको हमें सही करने की जरूरत होती है। तो जब हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो वहां पर हम करते हैं कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज, समायोजन प्रविष्टियां करते हैं। किसी भी चीज को स्टार्ट से एंड तक आप पूरा एक समझ करके समझेंगे तो समझना आसान होता है, क्योंकि एक होता है ना रिदम में चीज में आगे बढ़ते हैं तो वो चीज हमें आसानी से समझ में आती है। तो यहाँ पर आवश्यकता होती है, हमें यहाँ पर नीड होती है एडजस्टमेंट इंक्रीज करने की, कि कुछ हमने लिखना छूट गया है हमारा, या उस जो फाइनेंशियल ईयर है उसके एंड तक वो हमने एक्सपेंस कर दिए या नहीं किए, करना चाहिए था। तो उन सारी एंट्रीज को हम एडजस्ट करते हैं, अगर कोई आवश्यकता है, कोई नीड है, तो वो हो जाती है हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब कौन सी चीजें ऐसी होती हैं या क्या ऐसे पॉइंट्स बन सकते हैं जहाँ पर हमको आवश्यकता होती है, जरूरत होती है इस तरह के टेस्ट करने की। तो ऐसे सारे व्यवहार या फिर ट्रांजैक्शंस कह सकते हैं जो अंतिम खातों की अवधि से संबंधित हैं, पर इनके लिखे न होने के कारण उस अवधि के तलपट में नहीं है। यानी कि जो हमारे उस फाइनेंशियल ईयर से तो रिलेटेड है, लेकिन उनकी एंट्रीज हमने नहीं करी थी, इसलिए वो हमारे ट्रायल बैलेंस में शो नहीं है, लेकिन हमको उसकी एंट्रीज करनी क्योंकि वो उस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। सेकंड होगा कि ऐसे व्यवहार जो लेखा होने के कारण उस अवधि के तलपट में है पर उस अवधि से संबंधित नहीं है, तो उनका हमें समायोजन करना है। यानी कि हमने उनको लेखा तो किया है, यानी कि हमने उनकी इंटरेस्ट तो करी है, अकाउंट्स बनाए हैं, लेकिन वो उस ईयर से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि अगर हमने कुछ एडवांस में पेमेंट कर दिए हैं, पहले से पेमेंट कर दिए हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वहां पर यह रहता है कि वो इस वर्ष के नहीं है, अगले साल के हैं, नेक्स्ट ईयर के हैं, लेकिन हम कर चुके हैं उनका पेमेंट, तो हम उसको दिखा रहे हैं अपने अकाउंट्स में। तो ये सारे जो आपके ट्रांजैक्शंस हैं या जो ये सारे आपके व्यवहार होते हैं, तो इसकी हमें एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। तो अब ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा उठता है कि ऐसा क्यों करने की जरूरत होती है, तो सब हमारे बिजनेस से रिलेटेड ही ऐसी जरूरत हमें इसलिए होती है जिससे कि हम उस वर्ष का करेक्ट प्रॉफिट निकाल सकें। जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना बनाएंगे वो हमें उस वर्ष का सही प्रॉफिट या फिर लॉस दिखा सके। इसलिए हमें जरूरत होती है कि जिस लेखांकन वर्ष से, जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो सारे एक्सपेंसेस हैं, उसी को हम दिखाएं, जिससे कि हम सही उस वर्ष का प्रॉफिट और लॉस पता कर सकें। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि एडजस्टमेंट एंट्रीज क्यों की जाती हैं या एडजस्टमेंट कहाँ पर किया जाता है। बहुत से क्वेश्चंस के आंसर हैं इसमें, ध्यान में रखिएगा और पॉइंट्स अपने नोट करते जाइएगा। आइए अब देखते हैं कि जो समायोजन हम कर रहे हैं किन की चीजों का उसमें किया जाता है, तो वो सारे आपके हो जाते हैं। जो अभी मैंने बात करी, कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो आपके आदत व्यय होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, पूर्वत व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस, उपार्जित या अर्थात उपार्जित लेकिन अप्राप्य आय, जैसे कि हो जाती है आपकी अनअर्न्ड इनकम जिसे बोला जाता है, अग्रिम प्राप्य होता है, एडवांस इनकम होती है, ये सारी चीजें होती हैं।
इनसे रिलेटेड जो आपके ट्रांजेक्शन हैं उसको हम एडजस्टमेंट एंट्रीज में शामिल करते हैं। यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और जो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं उनके बारे में। तो अब समझ लेते हैं कि वैसे तो आपकी क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आउटस्टैंडिंग क्या है या फिर प्रीपेड क्या है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर स्टिल टू बी पेड। दीज आर द एक्सपेंसेस व्हिच आर ट्रीटेड एज लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी एंड एड टू द कंसर्न्ड एक्सपेंडिचर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या है अदर एक्सपेंसेस या फिर आपके जो अदर व्यय हैं कि जिनका भुगतान उसी लेखांकन वर्ष में किया जाना चाहिए था, जो फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है उसी में ही पे किया जाना था उनको, लेकिन नहीं पे किया गया है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। तो उन व्ययों को क्या कहा जाता है, वो आपके एक्सपेंसेस लायबिलिटी होते हैं, आपकी एक दायित्व होते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत अच्छा सा बन जाएगा कि किस तरह के दायित्व होते हैं। वो आपके चालू दायित्व होते हैं, करंट लायबिलिटी होते हैं। एक आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, एक आपकी करंट लायबिलिटी होती है। ये क्या हो जाते हैं, आपके करंट लायबिलिटी होते हैं, चालू दायित्व होते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और किससे संबंधित होते हैं, लाभ और हानि खाते में एक्सपेंस की तरह इसको हम शामिल करते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। उसी वर्ष से रिलेटेड हैं, अगले वर्ष से रिलेटेड नहीं है, उसी वर्ष में उनका भुगतान किया जाना था, पेमेंट किया जाना था, नहीं किया गया है, उसको हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिससे कि सही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पता चल सके। और एक पॉइंट और कौन बनेगा कि ये हमारे चालू दायित्व होते हैं, करंट लायबिलिटी होती है। आइए देखते हैं अब हम प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में। Prepaid expenses are those expenses which have been paid in advance for the next financial year. These are the expenses which are treated as current asset, and deducted from the concerned expenses in the current financial year. Prepaid expenses क्या होंगे, जो पूर्वदत्त व्यय होते हैं, यानी कि पहले से ही आपने उन व्ययों को चुका दिया है जिसको आपको आगे आने वाले नेक्स्ट ईयर में देना था, नेक्स्ट ईयर में पे करना था, लेकिन आपने पहले से ही उनको पे कर दिया है, चुका दिया है। वो सारे व्यय क्या हो जाते हैं, पूर्वदत्त व्यय होते हैं, यानी कि वो उस वर्ष से रिलेटेड ना होकर के आने वाले नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होते हैं। और आपने पहले से ही पेमेंट कर दिया है तो वो क्या है, आपकी एक एसेट की तरह हो जाएंगे, एक संपत्ति की तरह हो जाएंगे। किस तरह के एसेट होते हैं, हमारी करंट एसेट होते हैं, चालू संपत्ति की तरह होते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है। आपको ये भी समझ में आ गया एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो क्या है, उनका नेचर क्या होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं या किस तरह से एग्जाम में आते हैं और उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आगे हम न्यूमेरिकल को भी समझेंगे कि अगर इससे रिलेटेड आपके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आप कैसे उसे सॉल्व करेंगे। मेनली आपको इंक्रीज करनी होगी उसमें, जिससे आपको बैलेंस निकल के आ जाएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अदर व्यय डैश से संबंधित हैं। Outstanding expenses are related to dash, current year, next year, last year, none of the above। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं। तो अभी मैंने आपको समझाया ही था कि उसी वर्ष हमको उसको भुगतान करना है, उसे यार हमें उसे पेमेंट करना है, लेकिन हमने नहीं किया है, तो किससे संबंधित होंगे, करंट ईयर से होंगे। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए चालू वर्ष या फिर करंट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वदत्त व्ययों को डैश में दिखाया जाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर शोन इन डैश, लायबिलिटी साइड, एसेट और लायबिलिटी साइड, नन ऑफ द अबव। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस मैंने अभी आप लोग को समझाया है कि क्या होते हैं, एक एसेट की तरह होते हैं हमारी। क्यों होते हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर में या फिर नेक्स्ट ईयर में उसको पेमेंट करना था, लेकिन हमने उसको पहले ही पेमेंट कर दिया, वो हमारे लिए एक एसेट की तरह है। तो क्वेश्चन आता है किस तरह की एसेट है, तो वो आपकी क्या हो जाते हैं, तो वो आपकी करंट एसेट हो जाते हैं। यहाँ क्योंकि पूछ रहा है कि किस पक्ष में दिखाया जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट की बात हो रही है, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो एसेट साइड में दिखाए जाते हैं। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका कि बैलेंस शीट में कहाँ पर दिखाते हैं, इस तरह से लिख सकता है कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो बैलेंस शीट में कहाँ पर दिखाए जाते हैं। तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, एसेट साइड में। किसके अंडर में दिखाए जाते हैं, तो आपके करंट एसेट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक माह का किराया भुगतान किया जाना बाकी है तो समायोजन प्रविष्टि होगी। इफ द रेंट ऑफ 1 month इज स्टिल टू बी पेड, द एडजस्टमेंट एंट्री विल बी डेबिट आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट एंड क्रेडिट रेंट अकाउंट, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिट रेंट अकाउंट, डेबिट रेंट अकाउंट एंड क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
डेबिट रेंट अकाउंट एंड क्रेडिट आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक माह का किराया भुगतान किया जाना बाकी है, यानी कि क्या हो जाएगा, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा। आपको चुकाना था अभी लेकिन आपने पे नहीं किया है, वो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा। तो वहां पर एडजस्टमेंट एंट्री जो हम करेंगे तो क्या होगी, वो एडजस्टमेंट एंट्री वो हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा, और आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि जब एंट्री इसकी की जाती है जो आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड होते हैं, तो जो भी चीज में आपका मेनली है उसको हम रेंट अकाउंट में, जैसे है रेंट आपको पे करना था तो रेंट अकाउंट डेबिट में चला जाएगा, और आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। इसके अलावा रेंट के अलावा कोई भी आपका एक्सपेंसेस कहाँ से दे रखा होता जो कि आउटस्टैंडिंग होता, तो आप उसका अकाउंट को, जैसे सैलरी होता तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाता, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाता। तो कुछ भी दे रखा हो, कोई भी एक्सपेंस दे रखा हो, आउटस्टैंडिंग है तो आपकी एंट्री इसी तरह की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमाप्त व्यय है, देयर इज अनएक्सपायर्ड एक्सपेंडिचर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनपेड एक्सपेंसेस, अप्रूव्ड एक्सपेंसेस, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपके असमाप्त व्यय होते हैं, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंडिचर होते हैं, इसमें से कौन से दे रखे हैं। पूर्वत व्यय को कहते हैं, अदत्त को, उपार्जित को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, पूर्वत व्यय होते हैं, वो असमाप्त व्यय भी कहे जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो एक्सपेंसेस होते हैं प्रीपेड वाले, इनकी कुछ राशि या कुछ अमाउंट जो होता है वो उसी वर्ष से रिलेटेड होता है, और बाकी की जो अमाउंट होता है उसको हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि जो अमाउंट हमारा इस वर्ष से रिलेटेड है वो समाप्त व्यय हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको पे कर दिया, वो एक्सपायर हो जाएगा। और जो आपके अगले वर्ष में ट्रांसफर हम कर रहे हैं उसी का कुछ भाग वो हमारा असमाप्त व्यय होता है, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस होता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, असमाप्त व्यय कहा जाता है पूर्वदत्त व्यय को। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वदत्त व्यय खाता है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दीज। अभी जैसे मैंने आपको समझाया ही था कि कोई भी एक्सपेंस अगर वो उसके आगे आपका आउटस्टैंडिंग या फिर प्रीपेड लग जाता है, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो सैलरी हो, कोई भी एक्सपेंस हो, वो क्या हो जाता है, वो बन जाता है आपका पर्सनल अकाउंट, यानी कि व्यक्तिगत खाता। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगर सिर्फ आपका रेंट अकाउंट दे रखा होता तो वो हमारा कौन सा होता है, वो नॉमिनल अकाउंट होता है, नाम मात्र का खाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदत्त व्ययों की राशि को दिखाया जाता है, द अमाउंट ऑफ अनपेड एक्सपेंसेस इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बोथ ए एंड बी, इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे उसको हम कहाँ पर दिखाते हैं, तो उसको हम कहाँ पर दिखाएंगे। अभी जैसे क्वेश्चन में हमने ये तो समझ ही लिया था कि आपकी करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है कहाँ दिखाई जाएंगी, बैलेंस शीट में भी दिखाया जाएगा इसको, और साथ ही इसको हम और कहाँ दिखाते हैं, एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी तो एक्सपेंसेस दिखाते हैं हम, तो वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी इसको हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों में ही दिखाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी, और जो आप बना रहे हैं बैलेंस शीट उसके लायबिलिटी साइड में भी। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक समायोजन प्रविष्टि प्रभावित करती है, एवरी एडजस्टिंग एंट्री अफेक्ट्स इनकम स्टेटमेंट अकाउंट ओनली, बैलेंस शीट अकाउंट ओनली, बोथ ए एंड बी, नन। जो हम एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं वो किसको इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, तो जो आप जो आय व्यय खाता बनाते हैं, या फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, या फिर जो आपका आर्थिक चिट्ठा होता है, बैलेंस शीट हम बनाते हैं उसको। तो यहाँ पर ये दोनों को ही जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं वो इफेक्ट दोनों पर ही डालती हैं। अगर आप कहीं पर भी एडजस्टमेंट करेंगे किसी भी जो आपका आइटम है, कोई भी मद है उसमें, तो वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस, आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी इफेक्ट करेगा, और साथ ही अकाउंट जो बैलेंस शीट आप मेन बना रहे हैं वो भी इफेक्ट करेगी। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। आप लोग मुझे एक चीज कमेंट करिएगा कि काफी कंफ्यूजन होती है इस चीज में कि जो बैलेंस शीट है वो एक अकाउंट है या फिर वो स्टेटमेंट है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि आर्थिक चिट्ठा एक विवरण है या फिर एक खाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि बैलेंस शीट क्या है, अकाउंट है या फिर स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यवसाय एक वित्तीय वर्ष के दौरान केवल 11 महीने के किराए का भुगतान करता है तो बकाया 1 महीने के किराए को क्या कहा जाता है। इफ अ बिजनेस pays for only 11 months rent during a financial year,
व्हाट अकाउंटिंग टर्म्स इज गिवन टू द आउटस्टैंडिंग 1 मंथ रेंट। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि किसी किसी फाइनेंशियल ईयर में जो रेंट है वो सिर्फ 11 महीने का ही पे किया गया है, क्योंकि आपको पता है फाइनेंशियल ईयर हो या फिर कैलेंडर ईयर हो 12 मंथ का ही होता है, लेकिन 11 मंथ का ही आपने रेंट पे किया है तो 1 मंथ का ड्यू रह जाता है। उस 1 मंथ का ये तो आपको पता है कि वो आउटस्टैंडिंग है, आदत है चुकाना था लेकिन नहीं चुकाया गया है, तो वो किस तरह से अकाउंटिंग टर्म जो होते हैं आपके, जैसे हर सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो यहाँ पर अकाउंटिंग टर्म में उसे हम क्या कहेंगे? रिपेमेंट, प्रीपेमेंट, अंडर पेमेंट, पेएबल। तो जो चीज चुकानी है, पे करनी है, उसको पे नहीं किया गया तो वो क्या हो जाती है? पेएबल हो जाती है, वो देय होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मुख्य प्रविष्टि की पुस्तक में ऐसे लेन देन के रिकॉर्ड को से संबंधित है। द रिकॉर्ड ऑफ सच ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ प्राइम एंट्री इज कॉल्ड एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस, लेजर, इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हम अपनी प्राइम एंट्रीज की बुक होती है उसमें जो लेन देन होते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उनसे संबंधित है, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे हमारे आगे की चीजें तो बनाई जाती हैं, लेकिन जो हम समायोजन करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, वो भी हम उसी के बेसिस पे करते हैं। उसी प्राइम बुक जो हमने रखी होती है, जो एंट्रीज करी होती हैं, उसी के बेसिस पर हम एडजस्टमेंट भी अपना करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन ए, समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समायोजित प्रविष्टियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एडजस्टिंग एंट्रीज? Assign revenue to the period in which they are earned, help to properly measure the period's net profit or loss, bring asset and liability account to correct balances, all statements are correct। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स आपके कुछ या 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, जो आपको ये देखना है कि उसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो जो एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती हैं उसके कंसर्न में सही होगा। आय को उस अवधि के लिए निर्दिष्ट करना जिसमें वे अर्जित किए गए हैं, करेक्ट है कि एडजस्टमेंट एंट्रीज से हमें ये सही से पता चल सके कि कितनी हमारी जो इनकम है वो अर्न हुई है। अवधि के शुद्ध लाभ हानि को ज्ञात करना, करेक्ट है। संपत्ति और दायित्व खाते का सही शेष निकालना, ये भी करेक्ट है। तो तीनों ही आपके एडजस्टमेंट एंट्रीज से रिलेटेड हैं स्टेटमेंट। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अवधि के अंत में अनर्जित किराए का शेष दर्शाता है। अ बैलेंस ऑफ अनअर्न्ड रेंट एट द एंड ऑफ पीरियड रिप्रेजेंट्स एन एसेट, एन एक्सपेंसेस, अ लायबिलिटी, रेवेन्यू। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अवधि थी यानी जो फाइनेंशियल पीरियड है उसकी बात हो रही है, उसमें कोई अनअर्न्ड रेंट है तो वो रेंट जो होगा वो क्या दिखाएगा, या उसका अगर शेष बैलेंस है तो वो क्या दिखा रहा है? एक संपत्ति होगा, एक व्यय होगा, एक दायित्व कितना होगा, या फिर आय कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए। इसको मैंने समझाया है आपको, अगर आपकी समझ में चैप्टर आया है अच्छे से, ये पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट था अगर आपकी समझ में आया है एडजस्टमेंट एंट्रीज का जो आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एक्सपेंसेस रिलेटेड है, तो आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹1000 and prepaid insurance ₹300, the amount of insurance premium shown in the profit and loss account will be। यदि बीमा प्रीमियम का भुगतान 1000 रुपए और पूरक बीमा 300 रुपए है तो लाभ और हानि खाते में दिखाई गई प्रीमियम की राशि डैश होगी। यानी कि आपको जो प्रीमियम था, इंश्योरेंस प्रीमियम था, कितना पेमेंट करना था? 1000 का, और ऑलरेडी प्रीपेड आपका जो इंश्योरेंस है वो 300 का किया हुआ है, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप प्रीमियम की राशि को दिखाएंगे तो वो कितनी होगी? 1300, 1000, 300, 700। तो कितनी राशि को आप दिखाएंगे? इसको कैसे निकालेंगे हम? ऐसा इसमें कोई भी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस आपको पता होना चाहिए कि इसको ट्रीट किस तरह से किया जाता है। तो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें आपको पता है एसेट है, तो एसेट साइड में करंट एसेट में दिखाएंगे हम, लेकिन जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वहां पर हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। लेकिन कैसे दिखाते हैं ये समझ लीजिएगा कि जो एक्सपेंस आपने उस वर्ष किया होता है, जैसे कि जहाँ पर हमने भुगतान किया था 1000 का और प्रीपेड में हमारे पास 300 रुपए है, तो जो प्रीपेड वाले होते हैं उसको हम जो इस वर्ष हमने एक्चुअल एक्सपेंस किया होता है उससे लेस कर देते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट आता है उसको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंस के तौर पर दिखाते हैं।
तो यहाँ पर आपका कितना अमाउंट दिखाया जाएगा, 1000 हमें पेमेंट करना है, 300 ऑलरेडी है पेमेंट किया हुआ, लेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा, 700 रुपये आ जाएगा। 700 रुपये की जो बीमा प्रीमियम की राशि होगी वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से ये एक्सपेंस है आपका दिखाई जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आए या कोई और भी क्वेश्चन आए तो भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चीजों को ऐसे पढ़ा करिए कि जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आ जाए आपका तो भी आप निकाल पाए। इस तरह से समझिए, उससे रिलेटेड कुछ भी अगर पूछा जाता है तो कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, कोई कंजूसी नहीं करनी है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स का शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।